जी, हियरिंग लॉस किसी भी एज में हो सकता है। ये छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों में सब में पाया जा सकता है। कॉमन कॉज होता है डिविएटेड नेजल सेप्टम, यानी कि नाक का पर्दा टेढ़ा होना। एलर्जी कोई बीमारी नहीं है। एलर्जी आपके शरीर का तासीर है। कुदरत में आपका शरीर इस रूप से बना है कि ये किसी चीज़ों को लेके या किन चीज़ों को लेके ज़्यादा सेंसिटिव है। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दिव्यांशु शर्मा। मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ एट सिल्वर स्ट्रीक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 87, गुड़गांव। आज मैं आपके भेजे हुए कुछ सवालों का जवाब दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर, क्या हमें घर पे ईयरबड्स यूज़ करने चाहिए कान साफ करने के लिए? जी नहीं। कान कुदरती रूप से ऐसे बने हैं कि ये खुद सेल्फ क्लीनिंग होते हैं। इसके लिए हमें ईयरबड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कान में जब वैक्स होता है तब ईयरबड यूज़ करने से ये वैक्स को कान के अंदर धक्का लग सकता है और ईयरबड से आपके कान के पर्दे में भी चोट आ सकती है। इसलिए ईयरबड्स कान साफ करने के लिए इस्तेमाल नहीं करने हैं। अगर आपको लगता है कि कान में कोई ब्लॉकेज है तो आप एक ईएनटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें और उसका वैक्स क्लियरेंस डॉक्टर के थ्रू ही करवाएं। ईयर डिस्चार्ज या कान से पानी आने का क्या मतलब होता है? कान से पानी आना, मवाद आना या परु आना कान में इन्फेक्शन का संकेत है। ये कान में पानी आना बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, जिसमें पर्दे में छेद होना या कान में फंगस होना भी हो सकता है। अगर आपके कान से पानी आ रहा है तो इसको दवा से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसका कारण अगर कान के पर्दे में छेद है तो इसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपको जब कान में पर्दे में छेद है तो सुनने में भी दिक्कत आ सकती है, जिसकी जांच करानी पड़ती है। हियरिंग लॉस या सुनाई कम देना, क्या ये सिर्फ बुढ़ापे की निशानी है? जी, हियरिंग लॉस किसी भी एज में हो सकता है। ये छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों में सब में पाया जा सकता है। हियरिंग लॉस कई वजह से हो सकता है, जिसमें इन्फेक्शन होता है, नस का सूखना होता है, या लंबे समय तक हेडफोन्स पे हाई वॉल्यूम पे म्यूज़िक सुनने से, या फिर इनफैक्ट आप क्या काम करते हैं जैसे कि फैक्ट्री वर्कर्स में जो एक लाउड नॉइज़ के एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनमें भी पाया जाता है। कान के पर्दे में छेद होने से भी ये सुनने में आपको दिक्कत आ सकती है। इसके अर्ली डायग्नोसिस से सही समय पे अगर जांच हो जाए तो ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और अगर आपको सुनने में दिक्कत है तो आपको एक ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। मुझे हमेशा ठंड रहती है और नाक बंद रहती है, क्या ये साइनस है? जी, नाक बंद होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसपे सबसे कॉमन कॉज होता है डिविएटेड नेजल सेप्टम, यानी कि नाक का पर्दा टेढ़ा होना। इस वजह से आपकी नाक बंद रह सकती है, खासकर एक तरफ ज़्यादा बंद रहना। अगर आपको साइनस है तो आपको इसके साथ और भी परेशानियां होंगी, जैसे नाक में से पानी आना या छींकें आना। साइनस में भी नाक बंद होने की समस्या हो सकती है। अगर आपको साइनोसाइटिस है तो आपको चेहरा भारी लगेगा और उसमें आपको सर दर्द भी हो सकता है। इन चीज़ों का इलाज उपलब्ध है। अगर आपके नाक का पर्दा टेढ़ा होता है तो इसमें हमें सर्जरी करनी पड़ती है, जिसका नाम सेप्टोप्लास्टी होता है, जिसमें हम नाक के पर्दे को सीधा करते हैं। बार बार छींक आना और नाक से पानी गिरना, इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन है? जी, अगर आपको नाक में बहुत छींकें आना, नाक से पानी आना, नाक में खुजली होना, आंखों में खुजली होना, आँख से पानी आना, अगर आपको ये सब समस्याएं हैं तो ये एलर्जिक राइनाइटिस का संकेत है। एलर्जी कोई बीमारी नहीं है। एलर्जी आपके शरीर का तासीर है। कुदरत में आपका शरीर इस रूप से बना है कि ये किसी चीज़ों को लेके या किन चीज़ों को लेके ज़्यादा सेंसिटिव है। जब भी इन चीज़ों का आपके बॉडी से कांटेक्ट होगा तो आपको एलर्जी के सिम्टम्स आएंगे। इसका ट्रीटमेंट ज़्यादा तो दवाइयों से ही होता है। दवाइयों से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, पर अगर एलर्जी की दिक्कत बहुत समय तक बनी रहे तो नाक में मस्से होने का रिस्क होता है। ऐसे में अगर नाक में मस्से बन जाते हैं तो इसके लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसको हम फेस कहते हैं, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। बच्चों में बार बार गला खराब होना और स्नोरिंग, खराटे, क्या ये टॉन्सिल्स हैं? जी, छोटे बच्चों में अगर आपका छोटा बच्चा सोते हुए खराटे लेता है तो हाँ, ये एडिनॉइड का प्रॉब्लम हो सकता है। गला बार बार खराब होना टॉन्सिल की प्रॉब्लम का संकेत है। छोटे बच्चों में टॉन्सिल और एडिनॉइड की समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, अलग अलग बच्चों से मिलते हैं, इसलिए उनको इन्फेक्शन होने का जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। अगर बच्चे को बार बार गला खराब हो रहा है तो बच्चे के पोषण पे ध्यान देना चाहिए। उसको हरी सब्जियां खिलाएं, फल खिलाएं। जब बच्चे का पोषण अच्छा होगा तो वो बार बार बीमार नहीं पड़ेगा। अगर
बच्चा सोते हुए खर्राटे लेता है या मुंह खोल के सांस लेता है तो उसको एडिनॉइड का प्रॉब्लम है। एडिनॉइड यानी कि नाक के पीछे मस्से, ये नाक का रास्ता बंद करते हैं जिससे कि बच्चा नाक से सांस नहीं ले पाता है और मुंह खोल के सांस लेता है। एडिनॉइड की समस्या के लिए हम नाक के स्प्रे देते हैं, पर अगर नाक के स्प्रे से प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं होती है तो इसके लिए हमें एक सर्जरी करनी पड़ती है जिसको एडिनॉइडेक्टमी बोलते हैं। ऐसे ही गला बार बार खराब होने से अगर टॉन्सिल का साइज बढ़ जाता है तो इसके लिए भी हमें ऑपरेशन करके टॉन्सिल्स निकालने पड़ते हैं जिसको हम टॉन्सिलेक्टमी के नाम से जानते हैं। डॉक्टर, सेप्टोप्लास्टी क्या होती है? क्या इससे नाक की शेप बदल जाती है? जी, हमारे नाक में जो पर्दा होता है उसको हम नेजल सेप्टम बोलते हैं। कभी कभी ये नाक का पर्दा टेढ़ा हो सकता है जिससे सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। इसको हम डिविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं, यानी कि नाक का पर्दा टेढ़ा होना। इसको करेक्ट करने के लिए ऑपरेशन का नाम होता है सेप्टोप्लास्टी। इस ऑपरेशन में हम दूरबीन के द्वारा नाक के अंदर जाके नाक के टेढ़े हिस्से को सीधा करते हैं या उसको निकालते हैं। नहीं, इससे आपकी नाक की शेप नहीं बदलेगी क्योंकि जो भी काम होता है एंडोस्कोप से होता है, अंदरूनी तौर पर होता है और इसमें हम आपके नाक के आकार को ना छेड़ते हैं ना उस पर कोई बाहर से चीरा लगाते हैं। इमरजेंसी में अगर कान या गले में कुछ फंस जाए तो क्या करें? अगर घर पर छोटे बच्चे ने कोई सिक्का निगल लिया है या कान में कुछ डाल लिया है या नाक में कुछ फंसा लिया है तो इसको हम फॉरेन बॉडी बोलते हैं। इसको आप खुद निकालने की कोशिश ना करें, अस्पताल आएँ इमरजेंसी में। हम इसकी जांच करेंगे। अगर बच्चे ने कुछ खा लिया है तो इसका एक एक्सरे कराना पड़ता है। एक्सरे में हम देखते हैं कि जो फॉरेन बॉडी है वो कहाँ फंसी हुई है, खाने की नली में फंसी है, सांस की नली में फंसी है और उसी के हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। अगर बच्चे ने सिक्का खा लिया या कोई भी और वस्तु खा ली है जो उसके गले में फंस गई है तो हम इसको एंडोस्कोप के द्वारा निकाल सकते हैं। इसके लिए बाहर से कोई चीरा नहीं लगाना पड़ता है। ऐसे ही बच्चे ने नाक में कुछ डाला है, कान में कुछ डाला है तो इसको आप घर पे खुद निकालने की कोशिश ना करें। डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से कांटेक्ट करिए, वो इसको एक सुरक्षित तरीके से निकालेगा। नेज़ल पॉलिप्स क्या हैं? क्या ये कैंसर होते हैं? नेज़ल पॉलिप्स, जिनको हम नाक के मस्से भी कहते हैं, ये किसी को अगर बहुत लंबे समय से एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि एलर्जी की प्रॉब्लम है या साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है तो उनको नाक में मस्से बनने का रिस्क होता है। ये नाक की चमड़ी में से निकले हुए मस्से होते हैं जिनमें कैंसर नहीं होता है। नाक में मस्से होने की वजह से सूंघने की क्षमता भी कम हो सकती है। अगर नाक में मस्से हैं तो इनको फेस सर्जरी के द्वारा निकाला जाता है जो एक एंडोस्कोपिक सर्जरी है। नाक से खून आना, क्या ये गर्मी की वजह से होता है? नाक से खून आने की कई वजह होती हैं जिसमें गर्मी भी एक हो सकती है। गर्मियों में नाक की जो चमड़ी होती है, लाइनिंग होती है, वो सूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें ब्लीडिंग होने का चांस होता है। लेकिन नाक से ब्लड आने की और भी वजह हो सकती हैं। छोटे बच्चों में देखा जाता है कि छोटे बच्चे क्योंकि अपनी नाक बहुत खुजाते हैं इसलिए उनको बार बार नाक अपने नाखून से जो ट्रॉमा होता है नोज़ में, उसकी वजह से उनको ब्लीडिंग हो सकती है। नाक से खून आने की वजह हाइपरटेंशन भी हो सकती है या नाक में कोई मांस का टुकड़ा भी हो सकता है जिसके लिए हमें बायोप्सी करनी पड़ती है। तो नाक में ब्लीडिंग आने की बहुत वजहें हो सकती हैं और अगर आपको बार बार नाक से ब्लड आता है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और चेकअप कराना चाहिए। साइनस हेडेक और माइग्रेन में क्या फ़र्क है? लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। जी, साइनस का हेडेक और माइग्रेन का हेडेक कभी कभी सेम लग सकता है लेकिन ये बहुत अलग होते हैं। साइनस हेडेक में आपको नाक की शिकायतें होंगी, जैसे नाक में से पानी आना, नाक में सर्दी रहना और चेहरे में एक दबाव महसूस होना। माइग्रेन में ऐसा नहीं होता है। माइग्रेन में जो आपको सर दर्द होगा वो आमतौर पर एक ही तरफ होगा और ये एक धड़कता हुआ दर्द होता है, जैसे आपकी एक धड़कन हो। इसमें आपको लाइट से, आवाज़ से परेशानी होगी। साइनस के हेडेक में अगर आपको सर्दी है तो गर्म पानी का भाप अगर आप घर पे करेंगे तो आपको इसमें आराम महसूस होगा। चेहरे में जो दबाव महसूस हो रहा है उसमें आराम महसूस होगा। लेकिन माइग्रेन में ऐसा नहीं होगा। माइग्रेन का ट्रीटमेंट साइनस के हेडेक के ट्रीटमेंट से बहुत अलग है। माइक्रोडिब्राइडर और कॉब्लेशन जैसी नई टेक्निक्स का क्या फ़ायदा है? ये आपने बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है। पहले जब सर्जरीज होती थी तो उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती थी, रिकवरी टाइम भी ज़्यादा होता था। अब नई तकनीक आ गई हैं जैसे कि माइक्रोडिब्राइडर और कॉब्लेशन। माइक्रोडिब्राइडर एक तरीके से एक मोटराइज्ड ब्लेड है जो बहुत प्रिसीजन से टिश्यू को काटता है। इसमें जितना टिश्यू हमें काटना है वो सटीकता से उतना ही टिश्यू काटता है। और दूसरे हाथ पे कॉब्लेशन टिश्यू को जलाता है लेकिन इतने कम टेम्परेचर पे
कि आपके आसपास के टिश्यूज़ को कोई नुकसान नहीं होता है। ये नई टेक्निक है जिसमें ब्लीडिंग कम होती है, सर्जरी का टाइम बहुत कम होता है और पेशेंट जल्दी घर जा पाता है ऑपरेशन के बाद। तो ये थे आपके कुछ बेसिक सवाल। याद रखें, कान, नाक और गला आपके शरीर के सेंसेस के गेटकीपर हैं, तो इनकी समस्याओं को इग्नोर ना करें। और अगर आपको कोई भी कान नाक गले की समस्या है या कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप सिल्वर स्ट्रीक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की वेबसाइट पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। स्टे हेल्दी, स्टे अलर्ट।